पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सीमेंट दिल से बनाओ। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से। आज मंगलवार है, नवंबर की 4 तारीख 1447 हिजरी के जुमेदुल अव्वल की आज 12 तारीख है। मैं अजहर हाजनी हूँ, मेरे हमरा हैं आज के शुमारे में नाजिमा रशीद। बहुत दिनों के बाद, अरसे के बाद यकीनन। आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? आप बताइए, आप आपकी दुआ और बिल्कुल बिल्कुल आपकी दुआ होनी चाहिए। और आगाज में शुक्रिया भी, आपने इतने खूबसूरत पत्ते जो है चुने हैं। और मैं ज्यादा लाने वाला था लेकिन मुझे चूंकि देर हो गई थी। ये जो खिज़ां का मौसम है ये एक अजीब किस्म का मौसम है। हालांकि इसे पतझड़ कहते हैं। इस मौसम में पत्ते गिरते हैं तो कहीं ना कहीं कई चीज़ों का खात्मा होता है, इख्तिताम होता है। लेकिन कई लोगों के लिए ये मौसम बड़ा ख़ास है। कई लोग इस मौसम को बेहद पसंद करते हैं और ज़ाती तौर मैं इस मौसम को पसंद करता हूँ। और जब हम चनार के दरख्त की बात करते हैं, चनार के दरख्त के ये जो सुनहरे पत्ते हैं ये अपनी और लोगों को रागिब करते हैं। और मुझे तब पता नहीं क्यों तकलीफ होती है जब लोग इसे जमा करके जला देते हैं। हालांकि उनकी अपनी मजबूरियाँ, और इसमें कुछ साल कबल एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि इससे जो है पोल्यूशन में इजाफा होता है, हवाई आलूदगी बढ़ जाती है, तो इससे आप गुरेज करें। बट इवन देन खैर कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, वो तो इसको जला देते हैं। कुछ अरसा कबल मेरे साथ एक मेरे साथी थे इसी प्रोग्राम में, पुरानी बात है, अब तो खैर वो इस प्रोग्राम के साथ मुंसलिक भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे फरमाइश की खत के जरिए, तब ईमेल्स का कम ही चलन था, व्हाट्सएप का तो शायद मुझे लगता है ज़्यादा चलन था भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फरमाइश की कि मेरे लिए कुछ चनार के पत्ते आप भेज दें। दिल्ली से किसी दोस्त ने उनको फरमाइश की थी, तो मैं अपने ड्राइंग रूम में इनको सजाना चाहता हूँ। बड़ी खूबसूरत। तो ये जो ये चनार के पत्तों में हमने देखा है कि आजकल के नौजवान अपने फोटो शूट्स भी करते हैं। और ज़्यादातर जो मशहूर मारूफ इलाके हैं इस हवाले से श्रीनगर में, जहाँ चनार के दरख्त ज़्यादा है, वहाँ लोग जाते हैं, फोटो शूट्स करते हैं और बड़े शौक के साथ वो फोटोज़ फिर सोशल मीडिया के अपने पेज पर अपलोड करते हैं, लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। बिल्कुल सही, खूबसूरत मौसम। और आपने दिल्ली के दोस्त की बात की। मेरी ज़ाती तौर एक आदत है कि मैं किताब जब पढ़ती हूँ, मैं बुक मार्क के तौर पे या फिर याद के बतौर जो है चिनार का पत्ता उस किताब में रख देती हूँ कि ये किताब मैंने पढ़ी हुई है। और जब भी वो किताब दोबारा खोलने का मौका मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड थी यूनिवर्सिटी में, चूँकि चिनार बाग नज़दीक है, तो हम चिनार के पत्तों पे एक दूसरे को पैगाम लिखते थे। अरे वाह, तो वो बड़ी खूबसूरत चीजें अभी भी हमारे साथ है। और आप देखें कि इन पत्तों के पीछे बड़ी खूबसूरत सा, बहुत ही खूबसूरत सा पैगाम भी है कि युस कह चीज सुनो रोज युस चीज रात तामत बड़ खूबसूरत उस मन कुलन पे सजान आज सु जमीनस पे अत मज ये कि यम कुल ते रोजन ये ठीक है, यमन ये नो बहार बिल्कुल है ना। तो एक देखने वाले जानने वाले की एक बड़ी एक नजर होनी चाहिए और एक खूबसूरत सा पैगाम उन सब के लिए। खैर, ये जो मौसम रहता है ना इस वक्त पे, बहुत से लोग इसको एंजॉय भी करते हैं।
لیکن بہت سے لوگ اس وقت میں بڑے سٹریس میں بھی ہوتے ہیں، بالخصوص یہ جو اکتوبر نومبر کا مہینہ رہتا ہے، یہ ہم معنی ہے امتحانات کے. خیر ہمارے لیے تو یادیں ہیں، لیکن ابھی کے جو بچے ہیں ان کا حال ہے اور مستقبل کا ضامن. ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. چونکہ 10ویں جماعت کے جو بورڈ امتحانات ہے ان کا آغاز ہو گیا ہمارے ہاں کل سے، اور کل وادی کے بیشتر سکولوں میں والدین اور طلبہ کا تاتا بندہ رہا. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں جب امتحانات نزدیک آتے ہیں تو والدین کی دعائیں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں، وہیں جو بچے ہیں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سے سٹرس میں آ جاتے ہیں. بچوں پر امتحانات کا سٹرس تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس سے بڑا سٹرس ہوتا ہے والدین کی ایکسپیکٹیشنز کا. اور پتہ نہیں کیوں ہمارے سماج میں اچھے نمبرات لانے والے کو ہی کیوں سمجھا جاتا ہے کہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا، حالانکہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. جنہوں نے کم نمبرات زندگی میں لائے ہیں وہ بھی کامیاب ہوئے ہیں اور بہت کامیاب ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اس کے لیے جو ہم نے یہ معیار مقرر کیا ہے، ہم نے اس کے لیے جو ترکر یوزن اسم خاطر کرمس مقرر زی یس جان نمبر این سوئی گئی زندگی مز کامیاب. یہ غلط سوچ تو ام سۭتۍ سانٮ۪ن بچن پہ ان نیسسرلی واریاہ سٹرس یوان. اچھا ناظمہ ات مز بیاکھ اکھ کتھ سوچن لائق زِ یتھ ایگزام سی دوران چھ وچھان یم بچہ پورٕ ؤریس بڑٕ ٹھیک پٲٹھۍ لیکھان پران چھ، تمن چھ ایگزامس دوران اکھ عجیب قسمچ فرسٹریشن ہش یوان، صحتک معاملات تہ بگڑان، تمن چھ نندر یوان کی. اچھا کہیں بچہ ونان مے چھ یڑ دود، سہ چھ اکھ سٹرس چھ اکھ نشانی حالانکہ صحیح بات ہے. تو ات مز چھ سٹھاہ ضروری زِ أسۍ کرو پنن بچن سپورٹ. یہ چھ ٹھیک کمپٹیٹو ذہن آسن چھ ٹھیک، تمہ سۭتۍ چھ اکھ ترغیب ملان بچن بہتر کرنے خاطر، جان کرنے خاطر، محنت کرنے خاطر. مگر امیک مطلب چھ بالکل تہ کہین زِ أسۍ تراوو بچن پنن پہ تیوتاہ زیادہ دباؤ، تیوتاہ زیادہ لوڈ زِ خدا نخواستہ تہند صحت بگڑے. اور آپ دیکھیں نا قریباً 94-95 ہزار کے جو قریب بچے ہیں کل امتحانات میں بیٹھے، چاہے جموں سے، کشمیر سے، کرگل سے، لیہ سے. ون ما انن تم ساری اکوٹے پوزیشن یا پہلی پوزیشن یا پرسنٹیج، تو وہ تو ممکن نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ والدین کی دعائیں تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پریشر ہم نے بچوں پہ ڈالا ہوا ہے، اس کے پیچھے والدین کا پریشان ہونا لازمی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ذاتی طور لگتا ہے کہ رشتہ داروں کا بھی ایک خاصا رول اس میں رہتا ہے. رشتہ دارن ہند فون کرن بالخصوص بچس کہ ون وچ اس ون نیرِ دب سن چھلن نون، ایسی باتیں ون وچھو کہ ژے کیا پرسنٹیج آسی. اچھا خاندانس مز آسہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ رشتہ دٲری مز آسہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ، ون وچھو أسۍ کٔمِس سٕنٛز زیادٕ پرسنٹیج، تٔمِس آسنہٕ کِنہٕ ژےٚ آسن. تو ایسی باتیں کر کے آپ والدین کو بھی پریشان کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے بچوں کو بھی اسٹریس میں ڈال رہے ہیں. اچھا یہ چیز بھی ہے کہ بچوں نے پورا سال محنت کی ہوتی ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر کہاں بچہ ایسے میتھس میں ٹاپر، سائنس میں اچھا ہو. تو ہر ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، مختلف اور منفرد بنایا ہے، اس لیے بچوں پہ یہ سٹریس نہ ڈالیں. بالکل نہ ڈالیں. ہم سبھی بچوں کو جو ان امتحانات میں بیٹھے ہیں یا بیٹھنے جا رہے ہیں ان کو ہم بیسٹ آف لک کہتے ہیں. اور آپ اپنے آپ پر اعتماد رکھیں، بھروسہ رکھیں، کانفیڈنس رکھیں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اور آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. پروگرام میں ہم موسم کے حوالے سے آپ کو جانکاریاں دیتے ہیں اور شہراؤں کے تعلق سے بھی امپورٹنٹ قسم کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس حوالے سے ناظمہ کیا کچھ ہے ہمارے پاس؟ بالکل آج جو ہے موسم میں ذرا تبدیلی کی امید رکھی گئی ہے. ابھی جو ہے 8 ڈگری سیلسیس لائٹ ٹیمپریچر شہر سری نگر کا بنا ہوا ہے. آج بتایا جا رہا ہے کہ سپہر میں مطلع جو ہے ابرآلود ہو سکتا ہے، ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشیں متوقع ہے. جو ہے بالائی علاقوں میں برف بھی بتائی گئی ہے کہ ہو سکتی ہے. فی الحال جو ہے سری نگر میں آج 16 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ کم سے کم 3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کی جانے کی پیشن گوئی، اور 28 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم جو ہے 16 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کی جانے کی توقع جموں میں. فی الحال NH 44 پہ یہ بتایا گیا ہے کہ موسم سازگار، سڑک کی حالت بہتر رہنے کی صورت میں آج قومی شاہراہ پہ گاڑیوں کو جو ہے چھوٹی مسافر گاڑیوں کو دونوں اطراف چلنے کی اجازت ہوگی، جبکہ بڑی گاڑیوں کو جو ہے آلٹرنیٹ ڈیز میں آگے بڑھنے کی اجازت ہوگی. کشتواڑ سنتھن روڈ پہ جو ہے صرف آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف چلنے کی اجازت ہوگی. وہی SSG روڈ پہ دونوں اطراف گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی، اور وہی مغل روڈ پہ بھی گاڑیوں کو دونوں اطراف چلنے کی اجازت ہوگی بشرطِ موسم سازگار اور سڑک کی حالت بہتر رہے. رخت سفر باندھنے سے قبل ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات پر رابطہ ضرور قائم کریں، آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر موجود ہے. جی سر، ونڈرفل، بہت شکریہ ان اپڈیٹس کے لیے. اور اب ہم تازہ ترین حالات و واقعات کے حوالے سے اب تک اپڈیٹس پہنچاتے ہیں اخبارات کی سرخیوں کی صورت میں. میرے پاس جو پہلا اخبار ہے انگریزی روزنامہ ہے. ایک ایسی خبر جو آج کے تمام مقامی روزناموں میں شائع ہوئی ہے.
اور اس خبر کی سرخی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دربار موز بیک اور کچھ سب ہیڈنگز. دربار مو ریٹرنز ٹو جموں آفٹر 4 years. سی ایم عمر واکس فرام وزارت روڈ ٹو رگھوناتھ بازار. پیپل ویلکمڈ ہم ود فلاور پیٹلز چیز سلوگنز. بہت خوب. میرے پاس جو ہے اردو روزنامہ ہے، لکھتے ہیں وزیر اعظم کا ابھرتی ہوئی سائنس ٹیکنالوجی اور انوویشن کانکلیو 2025 سے خطاب. 1 لاکھ کروڑ روپے کی تحقیق، ترقی اور اختراع سے متعلق اسکیم کا آغاز. ہم تحقیق میں آسانی پر توجہ دے رہے ہیں تاکہ بھارت میں اختراع کا ایک جدید ماحولیاتی نظام پروان چڑھ سکے. وزیر اعظم. اور ایک خبر ہے اظہر، سنیے گا. بڑی خوشی کی بات ہے بالخصوص ان کے لیے جنہوں نے صحافت پڑھی ہے. لکھتے ہیں حکومت کو حقیقی صحافیوں کے کردار کی قدر لیکن پیشے کی بدنامی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ناگزیر. جعلی صحافیوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ. آن لائن میڈیا پلیٹ فارمز کی لازمی رجسٹریشن اور جواب دہی کو یقینی بنائیں گے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا. اور اس قدم کی سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر لوگ کافی سراہنا کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس قسم کی جو کاوشیں ہیں، اقدامات ہیں، قابل ستائش ہیں. اور ہمارے سماج میں جو وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں ایک خوف ہراس سے زندگی گزار رہے تھے، ایسے لوگوں کی وجہ سے وہ چین کی سانس لے رہے ہیں. اور اس قسم کے اقدامات کی بے حد اہمیت ہے اور ضرورت ہے. انگریزی اخبار کی یہ خبر ایک اہم پیش رفت کے حوالے سے. سیفران رائز آن نیو گراؤنڈ. سکاسٹ کی سائنٹسٹ کریکس ریڈ گولڈ کوڈ ود اے ڈراپ آف واٹر. جی میرے پاس جو ہے انگریزی روزنامہ ہے، لکھتے ہیں کشمیرز ڈریم کرکٹ لیگ اینڈز ان اسکینڈل. آرگنائزرز فلی اوور نائٹ، پلیئرز ان پیڈ. اور اسی اخبار پہ اسی خبر کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کیس فائلڈ، پروب انڈر وے پولیس. اردو اخبار کے پہلے صفحے کی خبر. لیفٹیننٹ گورنر کا دورہ جسوتی کشتواڑ. متاثرہ افراد کے لیے ہاؤسنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا. سیلاب زدہ خاندانوں کی بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. مرکزی حکومت آفت میں جان گنوانے والوں کے خاندانوں کے ساتھ پوری طرح کھڑی. منوج سنہا. اور ایک سرخی 10ویں جماعت کے امتحانات کے حوالے سے، جو ہم نے پروگرام کے آغاز میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کی. 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کا باضابطہ آغاز. نصاب میں کمی کا فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے پرچے میں 100% امیدواروں کی شرکت. صبح کے اوقات ٹھنڈ کے باوجود والدین امتحانی مراکز کے باہر انتظار میں نظر آئے. جی آخری روزنامہ میرے پاس، لکھتے ہیں ریزرویشن رپورٹ اگلے کابینہ اجلاس میں منظور ہوگی. عمر عبداللہ. جی میرے پاس بھی یہ آخری اخبار بچا ہے، ایک اندرونی صفحے کی خبر جس کی سرخی آپ کی نظر کر رہا ہوں. سکینہ اتو ریویوز پرفارمنس فنکشننگ آف SED اکراس جموں ڈویژن. اخبارات کی سرخیوں کے بعد ہم رکیں گے ایک وقفے کے لیے. وقفے سے لوٹ کے آئیں گے، آج کے مہمان سے کرائیں گے آپ کی ملاقات. آپ دیکھتے رہیے ہم سب کا چہیتا بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ J&K. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. آپ کا ایک دفعہ پھر بہت بہت استقبال اور خیر مقدم. گڈ مارننگ J&K پروگرام آپ YouTube پر بھی دیکھ پاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویوز ایپ کے ذریعے بھی آپ یہ پروگرام اور DD کشر کا ٹرانسمیشن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو باقیہ ریجنل چینلز ہے دوردرشن کی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے کمفرٹ کے حساب سے جب بھی آپ کے پاس وقت ہو. اس کے ساتھ ساتھ دوردرشن کے جو مشہور معروف پروگرام ہیں، جو سیریز ہیں، معروف سیریز جو آپ کے بچپن کی یادیں آپ کو دلاتی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویوز ایپ پہ. اور یوٹیوب کے حوالے سے DD کشر ہماری آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. سبسکرائب کریں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے، تاکہ آپ گڈ مارننگ J&K پروگرام اور دوسرے جو پروگرام ہیں DD کشر کے وہ دیکھ پائیں. میرے پاس 2-3 کتابیں ہیں، ضخیم کتابیں ہیں، حالانکہ جن کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات آج کرانے جا رہے ہیں. ان کے کئی سارے تجربات ہیں اور
عمر کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے الحمدللہ پروردگار کی منشے سے اچھی خاصی زندگی ابھی تک گزاری ہے، اور کافی سارے تجربات کے ساتھ جب آپ آج گڈ مارننگ جن کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ فخر حاصل ہو رہا ہے کہ ان کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ میرے سوپور تجھ پہ دل قرباں، تاریخ کشمیر ستی سر سے اب تک، کشمیر تیری میری کہانی ہے، پیاسی پائل، اور بھی کئی کتابوں کے مصنف اور کالم نگار رشید پروین صاحب آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ کا بہت استقبال، بہت بہت شکریہ۔ آپ کے تعارف میں اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ جلد از جلد ناظرین سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں۔ بالکل، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ موقع مجھے دیا اپنے روبرو ہونے کا۔ ہماری موقع خوش بخشا۔ قسمتی کہ آپ نے جو ہے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آج سویرے سوپور سے یہاں تشریف آور ہوئے۔ اس سے قبل کہ آپ کے ادبی علمی سفر کے بارے میں ہم آپ سے کچھ اہم معلومات حاصل کریں، ہم چاہیں گے کہ اپنے تعارف میں بتائیے گا کہ آپ کی پڑھائی لکھائی کس ماحول میں ہوئی، کیا سوپور میں ہی ہوئی یا کہیں اور آپ پہلے رہتے تھے پھر سوپور میں آپ نے سکونت اختیار کی، اور جو بھی بیسک قسم کی جانکاریاں ہیں آپ کے بچپن کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، وہ ہمارے ساتھ سانجھا کیجیے گا۔ ایک لمبی کہانی ہوگی، لیکن بہرحال ایک جب مختصر طور پر ہم گوش گزار آپ کے کریں گے تو یہی ہے کہ سوپور ایک تاریخی قصبہ ہے، اسے ایپل ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے، زندہ دلان سوپور بھی کہا جاتا ہے، تو اور اس مٹی سے بہت بڑے بڑے صوفی شعراء پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے جنم لیا ہے، رحیم صاحب جیسے تاج ہمارے ہاں، اور دوسرے بھی بہت سارے ہیں جو اس وقت بھی ہیں۔ بہرحال میں اسی سوپور کے محلہ خوشحال متو میں پیدا ہوا ہوں۔ ہمارے جو بزرگار تھے، یہ آپ کو ذہن نشین کر دوں کہ بنیادی طور پر یہ جو ہماری ذات ہے، ہم بنیادی طور پر کشمیر کے نہیں ہیں۔ اچھا، ملا احمد طاہری کی بہکی میں بالکل وضاحت کرتے ہیں، پوری طرح وضاحت کرتے ہیں کہ ہم پکھلی ہزارہ صوبہ سرحد سے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو اجداد ہیں بزرگ، وہ حضرت شیخ سید یعقوب کے ساتھ آئے ہیں، ان کے ساتھ 300 اور بھی مرید تھے۔ بہرحال ان کا جو جائے مسکن ہے، جو جائے مدفن ہے، وہ بانگل علاقہ میں ہے، کھور پٹن میں۔ تو ہمارے جو جد ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا مرشد ان کو بنایا تھا، وہ بھی بڑے بزرگ رہے ہیں، تو ان کو بھی ان کے قدموں میں وہاں جگہ ملی ہے۔ وہ خود مرشد اوپر ہیں پہاڑی کی چوٹی پر، تو نیچے ہمارے یہ ہیں، تو اس خاندان سے ہمارا تعلق رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک چھوٹا ہی خاندان ہے یہ، چنگال خاندان جسے کہتے ہیں۔ یہ پہلے علاقہ کھیاما ہے بانڈی پور کا، تو وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، بنیل پور ہے، اشٹنگو ہے، تو یہاں یہ بود باش کیا کرتے تھے، رہائش پذیر ہو چکے ہیں 200-250 سال پہلے۔ اس کے بعد سوپور، سری نگر، بارہ مولہ، پہلے اب سری نگر میں بھی 10-20 گھرانے اب ہو چکے ہیں۔ تو ان کا ماحول اصل یہ تجارتی ماحول یا مانیٹری جسے ہم کہیں گے کہ مادیت ان کے ذہنوں میں بسی ہوئی نہیں تھی، یہ فقیرانہ ٹائپ کے لوگ تھے، ان کا تعلق ہی تصوف کے ساتھ تھا، درویشی کے ساتھ تھا، تو یہ کوئی خاص ایسا کام کاج بھی نہیں کرتے تھے پیسہ وغیرہ بنانے کے لیے۔ ہمارا جو گھر تھا، ہمارے جو والد صاحب تھے، اب جو ہمارا ماحول ہے جس میں ہم نے پرورش پائی، ان کی ایک چھوٹی سی دکان تھی سوپور میں ہی، جامع پل کے نزدیک۔ میں بھی اس پر کبھی کبھی بچپن میں اول دویم تیسری میں بیٹھا کرتا تھا۔ تو ان کا بھی سلسلہ، ان کے بھی مرشد آیا جایا کرتے تھے ہمارے ہاں، ہمارے گھر۔ بہت سارے بزرگ اس وقت کے بزرگ، ان کے ساتھ ملاقاتیں ان کی ہوتی تھی۔ ہم تو بہرحال بچے تھے، تو لیکن دیکھا کرتے تھے، ان کی باتیں کبھی کبھی سنا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے جو والد صاحب ہیں، 1-2 محفلیں 1-2 مہینوں میں محفل سما کی ہوا کرتی تھی ہمارے گھر میں۔ میں بھی
एक छोटे से बच्चे की मानद नींद कहाँ आती, कभी सो लिए, कभी देख लिया, कभी ये बातें सुन ली। और अभी आप खिजा का तज़किरा कर रहे थे तो मैं कहूँगा कि इसके बाद सरमा आने वाला है। सरमा की रातें तवील होती हैं, लंबी होती हैं, कठिन होती हैं, मुश्किल होती हैं। ज़ूठ वंद कशीर हुंदी पतिम कथ अत मज फादर सून आनन पन्न रिश्तेदारन दोन त्रेन शाम पता खोफ्तन पता तो किताब आती पढ़ा अत वन किताब। असल में मुझे फिर बाद में मालूम हुआ कि ये मसनवी हुआ करनी थी, मसलन गुली बकावली, गुली सनोबरी, हिमाल नागराय, मैंने ये बचपन में ही सुनी बहुत सारी ये। और इनके जो लेखक थे यहाँ के मुझे ये भी याद रहे कि किस किताब ये इस दौर में हमारी थोड़ी थोड़ी शऊर मैंने संभाला इस माहौल में। तो थोड़ा सा आगे बढ़कर हमारे जो बरादर अकबर थे, बड़े मारूफ सूफी शायर गुजरे हैं, मोहिद्दीन गुलशन। आप शायद उनका नाम सुन, उनके प्रोग्राम भी बहुत यहाँ हुई है, रिकॉर्डिंग भी बहुत हुई है। वो हमारे बरादर अकबर थे। उन्होंने शायरी शुरू की, मैं छोटा बच्चा था। इस सिलसिले में उनके पास सोपोर के तमाम शायर, अच्छे शायर वक्त के आया करते थे हमारे घर। हमारे घर में महफिलें इस तरह की जमा करती थी। और चाय वगैरह का ये सिलसिला चलता था। तो बुई और आप ये सब सुन भी रहे थे, देख भी रहे और कुछ लाशुरी तौर पर कुछ हजम भी हो रहा था। इस मिट्टी में शुरू अंदर ही अंदर हो गया अंदर। मगर ये न पता कि नेबर तो कह दुनिया यह शर अथ मज ूरमी पूंचमी शीमी मज बह करान ये कशर ये खबर क्या लिखान खराफत खबर क्या। बहरहाल इसमें एक वाक़ा हुआ कि अस पे हमारी 2 दुकानें थी बांडीपुर में। जहाँ ये हमारे वालिद साहब की एक थी, हमारे बरादर की एक थी। तो अस पे शिफ्ट कर बांडीपुर। मैं 7वीं जमात में था। 7वीं तान वन बह हकीकत तुम वन तज़किर करान ये काबिलियत। बच्चे को कौन पूछता था कि च क्या करान कत परान किताब बख्श दरित दिवा आए, कभी देखा ही नहीं कभी। और आज मैं सोचता हूँ खुदा की कसम कि कित पे पास गसान ति पता कि पानी कपर गई पास तुगा पर्न तो ये मसला ही नहीं था। स्ट्रेसा पूछ पाछ भी कोई ओवरऑल। तो 7वीं जमात में जब मैं भांडीपुर चला गया सर्टिफिकेट लेकर, यहाँ मेरे होश ठिकाने आ गए। इस लिहाज से कि मेरे लिए माहौल भी अजनबी था, लोग भी अजनबी थे। मैं तन्हा भी अपने आप को महसूस करने लगा। जो चिराग थे पहले, जो राहें थी वो कहीं और खो गई। तो अब क्या किया जाए। खुशकिस्मती से हमारी दुकान के पास एक छोटी सी दुकान थी, न्यूज़ एजेंट हुआ करते थे। तो एक बार मैंने देखा कि उसके पास नावलों का एक ज़ख़ीरा है, 100-150 किताबें उसके पास थी। वो किराए कशी करता था। किराए पर दीवान रात 2 रातन तो दीवान मिटनी 7th में मिटनी एक दो उर्दू किताब मैं पता कि जब मैंने इसको पढ़ा तो ये कोई नावल था। और मुझे आज भी याद है ये पहला ही नावल इत्तेफाकन कृष्ण चंद्र का था। ये जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरी समझ में आ गया कि कुछ और भी है, उर्दू में कोई नावल भी है। यम पर में 7th मज वार वार यम किताब ये 1.5 किताब। तो जितने भी बरसगीर या हिंदुस्तान के जितने भी अच्छे राइटर्स थे, मैं उनसे आशना हुआ इन किताबों के जरिए। इसी 7th क्लास में कृष्ण चंद्र था, दत्त भारती था, आदिल रशीद था, यही सब लोग थे। ख्वाजा अहमद अब्बास था। ये सारे लोग इनकी सारी बड़े अफसाना और नावलनिगारों को आपने पढ़ा है और इतनी कम उम्र में माशाअल्लाह। इसी कम उम्र में। तो मेरा रुझान उर्दू की तरफ आ गया। वो जो खराफात में किया करता था, शहजाद कहानी वगैरह। तो आपकी दिलचस्पी जो है बढ़ने लगी उर्दू के हवाले से। और उसके पास ये शम्मा मैगजीन निकलता था फिल्म का, उसमें भी बड़ी दिलचस्पी हो गई। 20वीं सदी आता था, सिटी सपोर्टर्स मैगजीन, ये सब मैंने वहाँ देखे। और अखबारात वगैरह ये मैं पढ़ने लगा। तो उर्दू की तरफ रुझान हो गया। 7th से 8वीं तक, 8वीं जमात में मुझे वापस आना पड़ा सोपोर। 8वीं पास करके 9th
फर्स्ट ईयर हायर सेकेंडरी सोपोर जो आज भी है, यहाँ मैंने एडमिशन लिया। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है इस स्कूल से, लाइब्रेरी है, टाउन एरिया कमेटी हुआ करती थी, आज भी है, आज म्यूनिसिपलिटी है, उस वक्त टाउन एरिया हुआ करती थी। जी जी। तो पहली बार मैं जब गया तो मैंने उनकी वहाँ लाइब्रेरी देखी तो मैं शशदर रह गया, मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा इतनी किताबें मैंने कभी देखी ही नहीं, तकरीबन 2-3 हज़ार किताबें सोपोर में, इस लाइब्रेरी में, छोटे से कस्बे में। मैं तो बस ताज्जुब में पड़ गया। वो कार्ड शार्ड बनवा लिया, इस तक लाइब्रेरियन उस अल्लाह उसकी मगफरत करे, मेरा अच्छा दोस्त बन गया। हालांकि सोच ठीक ही, उसने मुझे छोटे भाई के सामान पाया। तो बहरहाल सोच में पता 2-3 नावल इकवटे दिमाग। यहाँ से मेरा मुताला वसी होना शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ था। अब सिर्फ नावल नहीं थे, अंग्रेजी भी कुछ नावल थे, अगथा क्रिस्टी थी, जेम्स हेडली चेज था, ये लोपन सीरीज थी, इनसे भी मैं इसी 9th में। आप इस हवाले कते कलामी के लिए माजरत खाऊं, आप इस हवाले से बड़े खुशकिस्मत भी रहे हैं कि परवरदिगार ने कुछ ऐसा माहौल बनाया आपके लिए कि आपको मौका मिला पढ़ने का, कुतुब बीनी का। लेकिन कुतुब बीनी के बाद जब आपने किताबों का मुताला करना शुरू किया संजीदगी के साथ, उसके बाद कलम उठा के कब आपने कोरे कागज भरने शुरू कर दिया? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था। ये 9th क्लास है, 9th में ही मैंने शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू की, अफसाने। अफसाने लिखना, क्योंकि मैं पढ़ा करता था अफसाने वगैरह, बाहर के भी, यहाँ के भी, वो ये 20वीं सदी के भी। तो मैंने देखा कि इसकी तकनीक क्या है, मैंने भी लिखी, लेकिन जरूरत नहीं हुई। और यहाँ कोई छापने वाला भी उस वक्त नहीं था, कश्मीर में। और दिल्ली का तो हमारा मसला ही नहीं था, बड़े लोग थे, इतने बड़े पहचान वाले, हम क्या। और 9th में पता नहीं क्या खराफात भी लिखते थे, ये भी पता नहीं। लेकिन 10वीं जमात में, यानी 2nd ईयर में आकर मेरे कुछ 2-4 अफसाने मुझे लगे कि ये इनका उन्वान अच्छा है, इनमें मेरी जो जुबान है वो ठीक ठाक है, वो छापने के काबिल हैं। लेकिन जरूरत नहीं हो रही। अच्छा। एलिक्टिव में आकर, एलिक्टिव 11वीं हुआ करती थी हायर सेकेंडरी। तो मेरे एक मेहरबान ये शायर थे, वो भी श्रीनगर के ही उस्ताद थे, फानी उनका तखल्लुस था, तो वो हमें उर्दू पढ़ाते थे। कहीं से उसे पता चला कि ये आप शौक रखते हैं, तो एक बार उसने ये मेरी किताब देख ली, उसमें 5-8 अफसाने थे। इन अफसानों में उसने 2-3 अफसानों को टिक किया कि ये आप अखबार में दे सकते हैं, बाहर दे सकते हैं, वगैरह वगैरह, अच्छे हैं ये, अच्छे हैं। इत्तेफाक गो युम दुहन की आफ्ताबन कोड गंडिक फिर अफसान शुरू कोर इमो अफसान कड़न। ये उस वक्त की बात है। तो इसने ये अफसान छापा, मैंने ख्याल कहा, मैंने कभी देखा ही नहीं था। ये उमर मजीद साहब थे श्रीनगर के, आपने नाम सुना होगा। उनका अफसाना आया था पहला आफ्ताब में। जब मैंने इसे पढ़ा, मुझे तो याद है बुच्छ कहता लिखूं, और मैंने अत पे तम साथ कलम सत कर, ये पता आपको लैपटॉप मेहनत पे कमाल उस पे कर, खुश कद गोस आसन, गलती गोस न आसन हो। ये बहरहाल मैंने भी 1-2 दिन इस पर लगा लिए और इस अफसाने को कंप्लीट किया। तम पत उस पे डाक खान तक गसन होती। ये अफसाना मैंने भेज दिया। इसका उन्वान था आह के असर होने तक। पहले अफसाने का ये उन्वान था। तो 2-3 दिन के बाद अचानक मैंने देखा किसी दुकानदार ने मेरी तवज्जो दिलाई कि अखबार रेडी दुकानदार हटा ये तो उनमें खुशहाल मुझे तो रशीद भी आप ही हो, तो परवीन आपने लगाया, तो ये आपका। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इच्छा कि बड़ी खुशी हुई होगी, बड़ी एनकरेजमेंट, बड़ी कैफियत कुछ ऐसी हुई होगी कि आप इसका अंदाजा ही कर सकते हैं। 1-2 बार देखा कि नाम भी वही है, अफसाना वही है। तो यहाँ से शुरुआत हुई, शुरुआत हुई। तो इसके बाद यहाँ 1-2 अखबारात और भी ये अफसाने शाया करने लगे। तो मेरे अफसाने मुतवातिर आफ्ताब में और उसमें, और उसके बाद बहुत जल्द शिफ्ट किया बाहर दिल्ली।
कॉन्फिडेंस हो गया था थोड़ा सा, तो सिटी सपोर्ट्स मैगजीन था, ये शम्मा था वगैरह, इन्होंने भी मेरी अफसाने, तो आप अफसाने लिखते रहे। अफसाने लिखते रहे। बहुत खूब। ये जो खूबसूरत सिलसिला है ना आपका, इसको हम जारी रखेंगे, क्योंकि एक ऐसा वक्त भी था जब आप में खौफ था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये अनब मंजर आमस पे किन्ना पत ये अब्दुल रशीद साहब कितकन बने पत रशीद परवीन सोपोर। अच्छा, इसमें नाज़मा देखिए ना, इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात है जो काबिल सताइश है कि हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, कुछ अरसा उसको जारी रखते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन रशीद साहब ने जो शौक 10वीं 11वीं में पाला था, उस शौक को इन्होंने आज तक जिंदा रखा है। ये आज भी अखबारों में लिखते हैं, भले ही अब अदब ज़्यादा नहीं लिखते हैं, लेकिन कॉलम तो इनके आज भी छपते हैं और बहुत ही संजीदा मौज़ूआत के हवाले से लिखते हैं। सही बात। और जब ये अपनी ज़िंदगी के हवाले से आगाज़ में बता रहे थे, इब्तिदाई ज़िंदगी में, तो एक किताब में ही ऐसा लिखा है कि जब आप किसी चीज़ को चाहने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए रास्ते खोले जाते हैं, पूरी कायनात उसमें जुड़ जाती है। वैसे ही यमन आई ब्रोकन तिमई तिमई चीज़, ट्रू, चाहे पत सो युस किराए पे सो नॉवेल्स दिवा, लाइब्रेरी आ गई सोपोर में, यानी अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था कि आपने कलम उठाना है। खैर, इस दिलचस्प गुफ्तगू को हम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन आपकी इजाज़त से एक वक्फे पे जाना चाहेंगे। वक्फे से लौट के आते हैं नाज़रीन मोहतरम, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं दिल से ही गुड मॉर्निंग J&K में, और आप बेहतर जानते हैं कि इस शो की ज़ीनत आज बढ़ा रहे हैं रशीद परवीन साहब, जो कि एक अफसाना निगार हैं, एक कॉलम निगार हैं। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि हमने आपके नाम का भी जिक्र किया कि ये नाम किस कनियत बाडियो पत, आपने यहाँ तक हमें बताया था तो इस आगाह कर में कि अफसान कित कन लिखे होता है, पत यम अफसान कित कनियत आई किताब हिंज सूरत मन, सो कस किताब यस गोडनेथ मंजर आमस पे आई, तथ मुतल्लिक वनतवस। पहली जो मेरी किताब है जो मंजर आम पर आई, जो शाया हुई, वो दिल और दिया है। दिल और दिया ये पूरा एक ज़ख़ीम नावल 300-350 सफ़हात पर मुश्तमिल नावल था। इसे नाज पब्लिशिंग हाउस दिल्ली ने शाया किया, बड़ा अदारा था वो जी। तो इस किताब के बारे में जो वहाँ की उनकी जो टीम थी, उनका ये कहना था कि ये पहली किताब है, पहला नावल है जिसमें कश्मीरियत की बू बहुत कम आती है, यानी जुबान के लिहाज से, और उन्होंने इसको छापा था। ये अभी तक मैंने BA नहीं किया था, ग्रेजुएशन का इम्तिहान मैंने दिया था फाइनल का, तो ये नावल पहले शाया हुआ। जी 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 जी, जी। ये नावल हुआ मार्च अप्रैल में शाया, तो हमारा रिजल्ट BA का अगस्त में आ गया। कता कलामी के लिए माजरत, चूंकि आपने BA का जिक्र किया, तो उस वो उर्दू सब्जेक्ट BAS मजनूमुत किन बे का सब्जेक्ट? हाँ, सब्जेक्ट था, साइकोलॉजी थी सब्जेक्ट, ये इकोनॉमिक्स भी थी, उर्दू था, इंग्लिश था, ये तो 2-4 ये तो थे। बाद में MA भी मैंने उर्दू में ही किया। तो शुरू से ही दिलचस्पी रही थी इस जुबान के साथ। तो बहरहाल में ये पहली किताब का जिक्र कर रहे थे। जी। हाँ, किताब तो दिल और दिया बहुत चला मार्केट में। अच्छा। बहुत उसकी 2-3 एडिशन भी निकल गए। 18 लाइब्रेरी जो UNO है, यूनाइटेड नेशंस, ये सिलेक्ट किया करते थे। इनकी 18 लाइब्रेरीज हैं नेशनल, उनके लिए ये सिलेक्ट हो गया था। अच्छा, नाइस। यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में वगैरह 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 सब में, बहरहाल अच्छा था, बहुत ही अच्छा। इसके बाद ये 72 में शाया हुआ, 1972, यानी 1972 में, बिल्कुल ग्रेजुएशन से पहले, कॉलेज दौर। और ये बहुत बड़ी एप्रिसिएशन है एक तालिब इल्म के लिए। इसके बाद 78 में मेरा ये दूसरा नावल जो आपके सामने, वो छोटी सी नावल, प्यासी पायल। जी जी जी, मैं इसका टाइटल कवर दिखाऊंगा अपने नाजरीन को। बिल्कुल हाथ में समा जाती है ये किताब, और माशाल्लाह से कई लोगों ने ये नावल शायद पढ़ी भी हो, जो हमारे आज के मेहमान रशीद परवीन साहब ने लिखी है, और आपकी वो तमाम तर यादें ताज़ा हो गई होंगी इसके टाइटल कवर को देखते ही। जी जी, आप मुकम्मल करें अपनी बात। ये 78 में लिखा था मैंने, और चूँकि पेशे के लिहाज से उस वक्त मैं टीचर था,
ठीक। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही न्यूक्लियस बनाकर, महवर बनाकर, मरकज बनाकर इस छोटे से नावलेट को लिखा था। उस लिहाज से ये उतना नहीं चला। अच्छा। क्योंकि इसमें हकाइक थे, इसमें वो फिक्शर्स वाला जैसे नावल में होता है, एक स्टोरी होती है, कहानी अपनी, वो ये था, ये जी जी, चलता है। मिर्च मसाले वाली बातें नहीं थी, उसके हकीकत बाद पर मबनी बातें। जी। 78 में आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि मेरे कलम पर, मैं पाबंदी क्या कहूँगा, मेरा कलम मुझसे छूट गया 78 में ही, ओके। बिल्कुल 78 में। इसके बाद 2005 तक मैंने कुछ नहीं लिखा। अच्छा। ये एक इतना लंबा अरसा है, 25 बरस। इस दौर में मैं गुमनाम हो गया, मतलब जिन्होंने मेरा कुछ पढ़ा भी था उनके जहन से भी उतर गया। सही। अगली जनरेशन भी आ गई, वो भी आगे बढ़ गई, बच्चे बूढ़े हो गए, जवान बूढ़े हो गए, किसी को याद ही नहीं रहा कि रशीद परवीन ने भी कभी ये सफ़र शुरू किया था। कुछ ऐसे हालात बने थे कि आप कलम नहीं उठा पाए, लेकिन जो आपके अंदर का कलमकार है वो जिंदा था। तकलीफ हुई, वो जिंदा था, लेकिन बड़ी तकलीफ में रहा होगा। बहुत कर्ब में रहा, जिन्हें मेरे जहन में जो उबलते थे चश्मों की तरह नावल के प्लॉट, अफसाने, लेकिन कागज पर न चाहते हुए भी। न चाहती हुई, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो 2005 में अचानक फिर जब ये सहरा का सफ़र करते हुए, मैं ये कहूँगा कि सहरा का अब मैंने ये छोड़, जो मेरे जाने पहचाने वाले थे वो टीवी पर आ गए, आगे भी बढ़े, रेडियो पर आ गए, ड्रामे लिखे हुए, मैंने भी ड्रामे लिखे थे, स्टेज हो गए थे, लेकिन ये 78 से पहले की बात है। उसके बाद टोटल कुछ नहीं, न कोई अफसाना, न कोई कुछ, न कोई कुछ। तो इस लिहाज से मैं गुमनाम ही रहा। ये वजह है, बड़ी वजह है कि मेरा वो नाम नहीं चला। जाहिर है। तो 2005 में फिर इत्तेफाक हुआ कि लीजिए ये आपका कलम है, आपको लिखना है। अच्छा। अब मैंने ये सोचा, कमाल की बात है कि जो मिलिटेंसी का 30 बरस का ये हमारा जो टेन्योर रहा है, करबनाक, अंधोनाक और बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, जो हमने देखा है, इसमें आपने देखा है, ये अफसाने इसके सामने कुछ नहीं। हमारे हकाइक अफसानों से ज्यादा अंधोनाक और कर्बनाक थे जो हमने देखा। सही बात। मैंने सोचा अब अफसाने क्या लिखना। जी। नावल तो अब मसला ये है कि अब नावल पढ़ने वाले लोग नहीं रहे, हमारी जो जनरेशन आ गई है इसी से नवे से। हमारी हकीकत इतनी दर्दनाक रही है कि अब अफसानों का दर्द पढ़कर आप क्या करेंगे? क्योंकि कितने अब क्या दर्दनाक होंगे अफसाने उससे ज्यादा। हालांकि अफसाने बहरहाल माशरे की ये अक्कासी करते हैं, आईना दिखाते हैं, अदब आईना ही है। तो बहरहाल मैंने सोचा कि अब अगर कलम उठाना ही मिली है इजाज़त कहीं से, तो क्यों ना वो लिखा जाए जो आवाम, जिससे आवाम पढ़े, जिससे आवाम सोचे, जो आवाम को थोड़ी सी वो जहन साजी करे। अच्छा। ये कॉलम जो होते हैं ना, ये जहन साजी करते हैं। हम वो हकाइक जो लिखते हैं ना, उनको जोड़ते हैं, फिर उनके नताइज बता देते हैं। अब कौम का है कि वो कितना लोग पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते, क्या। तो मैंने सोचा कि कॉलम के बगैर वो कुछ नहीं। हालांकि कॉलम लिखने में मुझे कोई महारत नहीं थी। और तहजीबों के बारे में मैंने पढ़ा था, हिस्ट्री बहुत मैंने पढ़ी थी, इसने मुझे सपोर्ट किया। इसने मुझे सपोर्ट किया। ये जितनी भी तहजीबें आई हैं दुनिया में, तो मैंने उनको पढ़ा था, हिस्ट्री भी, और कश्मीर की अपनी हिस्ट्री भी बराबर पूरी पढ़ी थी 5000 बरस की, और हिंदुस्तान की हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा जहन में थी। तो मैंने कॉलम की तरफ रुख किया। पहला कॉलम इसी श्रीनगर के अखबार में इतलात उन दिनों निकला करता था, उसके एडिटर वजी अहमद इंद्रावी थे। तो मैंने पहला कॉलम उस अखबार को दे दिया। उन्होंने अप्रिशिएट किया, फ़ोन किया मुझे, मेरी हौसला अफजाई की, और चंद मशवरे भी दिए कि कॉलम की तकनीक वगैरह वगैरह। बिल्कुल 1-2 महीनों के बाद मैंने उज़्मा की तरफ रुख किया। उज़्मा बड़ा अखबार इस वक्त भी माना जाता है, उस वक्त भी ये भी कॉलम छपते हैं, बहुत सारे अच्छे लोगों के अच्छे कॉलम। तो मैं उज़्मा में भी आ गया। यहाँ
मुशफ़िक थे शीन मीम अहमद साहब, उनके साथ भी मुलाकातें रहीं, उन्होंने भी अपनी ज़रिए मशवरों से मुझे नवाजा। तो मैंने शिफ्ट किया फ़ौरन ही दिल्ली, पहले हैदराबाद मुनसिफ, अच्छा हैदराबाद। वहाँ ये अल्लाह का करम था, वही कहेंगे और क्या, उसी का है सब कुछ दिया हुआ, कि उन्होंने मेरे लिए हर हफ्ते का एक पेज एडिटोरियल पेज मुख्तसस किया मेरे कॉलम के लिए मंडे को। अच्छा। सिर्फ मेरा ही कॉलम मुतवातिर छपता है? मुतवातिर माशाल्लाह 5 साल से माशाल्लाह, छपता रहा है। बहुत खूब। इसके बाद कोकटा अवामी न्यूज़ मशरक, जो जिसके 6-7 एडिशन निकलते हैं, सियासी तकदीर दिल्ली, हमारा समाज दिल्ली, ये हम मेरा वतन दिल्ली, और भी, और भोपाल कौमी सतह के अखबारात, कौमी सतह के अखबारात, मकामी अखबारात में आपके कॉलम छप रहे हैं हर लगातार। कॉलम 8-10 अखबार में होता ही रहता है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बात। और ये जो आपने शौक पाल रखा है और इसको मुतवातिर आप जारी रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये फख्र का मकाम है कि आप एक ऐसा काम करते हैं जिसका आगाज बचपन से हुआ और उसको लगातार आप जारी रख रहे हैं। अभी आपकी माशाल्लाह 77 बरस के करीब उम्र है। मेरे सोपोर तुझ पे दिल कुर्बान, ये बहुत खूबसूरत टाइटल है। ये किताब कब शाया हुई थी और इसके कंटेंट्स क्या है? ये दरअसल ये यहाँ एक अखबार है जो अभी आपके सामने अखबार था, तामील इरशाद, ये उनके साथ मेरे अच्छे मरासिम थे। मेरे जो कॉलम थे वो छपा करते थे उज़्मा में। तो इन्होंने फरमाइश की थी कि हमारे लिए भी कुछ, मतलब ये कुछ 1-2 कॉलम कभी कभी लिखा करें। तो फिर फैसला हुआ कि सोपोर के बारे में आपको, हाँ, आपके लिए ये इब्न रसूल के नाम से इस अखबार में आया था जी। ये क्योंकि उज़्मा में तो मेरा नाम रशीद परवीन छपता था, यहाँ उज़्मा, ये सारा सोपोर की हिस्ट्री है, सारे सोपोर की ये है, सूया से लेकर अब तक। और इसमें जितने भी अच्छे बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, लोग गुजरे हैं, शोरा गुजरे हैं, अदीब गुजरे हैं, सरमायादार गुजरे हैं, जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है इस सोपोर के लिए, उनकी ज़िंदगी पर छोटे छोटे ये कॉलम है। तो एक कहानी बन गई, ये भी ये छप गई। तो बस मैं अभी कुछ ही पेज मैंने अभी पलटे तो बहुत दिलचस्पी आ गई। ये पढ़ेंगे, हम जरूर पढ़ेंगे अगर आपने हमें इनायत की, वरना हम खरीद कर भी ला सकते हैं। तो और अब जो आप इसके बारे में तारीख कश्मीर जो तारीख सर से अब तक मुनसिफ हैदराबाद में जब मेरे कॉलम आने लगे तो मैंने एक सीरीज उनको दिया, जमहूरी दुल्हन, कश्मीर में जमहूरी दुल्हन की अस्मत दरी, 1947 से अब तक। अच्छा। मैंने इसमें ये लिखा था कि, मतलब ये इन कॉलमों में लिखा था कि यहाँ के इलेक्शंस, इंतखाबात किस तरह हुई है, कैसे हुई है। ये जमहूरी तमाशा हुआ है, लेकिन बिल्कुल इसको मैंने बेनिकाब किया था। 7 किस्तों के बाद 2019 का मामला आ गया। अच्छा। कलम पर पहरे लग गए, कलम टूट गए, जुबान बंद हुई, नेट बंद हुआ, कुछ भी न लिख सके, न दे सके, न बाय। तो जब वो अब 3-4 महीने के बाद फिर एक बार ये खुला तो फ़ोन आ गए कि आपका ये जो कॉलम है। मैंने कहा अब वो दुल्हन ही नहीं रही तो अस्मत दरी का क्या माने, वो दुल्हन है ही नहीं अब कश्मीर। तो मसला ये, मैंने कहा कुछ और भी लिखेंगे। बहरहाल मेरे जहन में आया, कोकटा से फ़ोन आया, अखबार अवामी न्यूज़ का एडिटर था फैरोज़ गुल, उसने फ़ोन किया, नहीं हम भी आपका ये डालते थे अपने अखबार में, तारीख़ कश्मीर का एक वर्क के नाम से ये आता था। जी जी। तो आप 2-4 आर्टिकल और हमें भेज दीजिए कश्मीर पर, क्योंकि हमारी कायरीन डिमांड करते हैं कि कश्मीर। मेरे जहन में ख्याल आया कि मैंने सोपोर पर इस तरह के आर्टिकल बहुत सारे लिखे हैं, क्यों न कश्मीर पर मैं ये शुरू कर दूं। बहुत अच्छा, ठीक। मैंने हामी भर ली, मैंने कहा कि हाँ मैं लिखूंगा, लेकिन उसके बाद मैं परेशान हो गया। मैंने सोचा कि कश्मीर की हिस्ट्री 77 से अब तक क्या होना है, क्या, तो बहुत फिक्रमंद रहा। बहरहाल कुछ तारीखें मेरे पास थी, कुछ मार्केट से मैंने फ़ौरन ये खरीदी, कुछ ये राज तरंग निवारक थी, मैंने इनका मुताला शुरू किया। खूबसूरत बात। जी मैंने इनका जी। और ये जो इस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं, तारीख़ कश्मीर 77 से अब तक, मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश है कि इसका टाइटल कवर हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे।
किसी भी किताब के टाइटल कवर को डिज़ाइन करना अपने आप में एक बड़ी मशक्क़त और मेहनत का काम है। कई चीज़ें जहन में रख के टाइटल कवर जो है डिज़ाइन किया जाता है। जैसे खिज़ां का मौसम ही है इसमें। जी बेहद खूबसूरत टाइटल कवर, एंड आई एम श्योर जो कुछ इसमें लिखा गया है उसमें हमारे देखने वालों की, खासकर कायरीन की दिलचस्पी होगी, और आप भी ये किताब खरीद के ज़रूर पढ़ेंगे। और जो बाकी किताबें हैं, क्योंकि एक कलमकार के लिए सबसे बड़ी अप्रिसिएशन ये होती है कि जो उन्हें लिखा है उसे लोग पढ़ें। पढ़ना बेहद ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से वो शौक थोड़ा कम हो गया है। भले ही आप ई बुक्स डाउनलोड किया करें, लेकिन किताबें ज़रूर पढ़ा करें। एक वक्फे के लिए रुकेंगे, वक्फे से लौट के आएंगे तो आज के मेहमान से कुछ और बातें होंगी। देखते रहें गुड मॉर्निंग J&K। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम के सज के शुमारस मज रशीद परवीन साहब, यम कलमकार, यम कॉलम निगार, इहंद जिंदगी हंद हवाल बूझ कह सठी दिलचस्प वाकयात तो अकि तमि दौरच कत करमो या दौरस मज शागिर्द क्युथ माहौल कशीर मज तो ज़ाती तौर किस पट गई दिलचस्पी किताब पढ़नस मज। तो यह किताब पढ़नुक सिलसिल पोक पत ब्रोह तो यम हेच किताब लेखन तो माशाअल्लाह वनकस वारियाह किताब यहज मार्कस मज। तो अस तुम जनाब यह जानन जे समाजस मज अलग अलग लुकन हज अलग अलग काम आसान। इंजीनियर सज काम वत बनावनि, ब्रिज बनावनि, बिल्डिंग बनावनि, डॉक्टर सुंद काम लुकन इलाज मौलज कर, एडमिनिस्ट्रेटर आसान सह एडमिनिस्ट्रेशन चलावान। अकिस कलमकार सज क्या अहमियत, क्या हैसियत अकिस समाजस मज? ये बहुत बड़ी बात है और बड़ा अच्छा सवाल भी है। तो वो कि कलमकार इस कॉलम लेखन या अदबस सत वाबस्त यह जिंदगी हज अक्सी कर। अदब तो जिंदगी की अक्सी है, अपने माशरे की अक्सी है, एक आईना है। इस आईने में आप सब कुछ देख सकते हैं अगर देखने की ख्वाहिश होनी चाहिए। अब देखिए ये जो आपके सामने ये तारीख कश्मीर, मेरी तारीख कश्मीर, सब तारीखों से मुनफरिद है। ये मैंने वैसे नहीं लिखी है, जब आप इसको पढ़ेंगे माशाल्लाह इशन तिथ पट की है बादशाह उस यूसुफ शाह चक पता ये पत कोर तम ये पत कोर, मैंने उस तरह से ये नहीं लिखी है, बल्कि तसुज माशरती जिंदगी, तसुज मेंटल आई को, तसुज ये जो कुछ भी उसने अच्छे काम किए हैं, बुरे काम किए, उसका तजिया मैंने किया, उस पर तबसरा किया है मैंने, उसके नताइज अखज करके मैंने ये किताब उसमें ये उसका पीरियड डाला है। सती सर से अब तक, मिलिटेंसी से लेकर अब तक कभी किसी ने ये भी जरूरत नहीं की है कि मिलिटेंसी ये हमें यहाँ पे एक बात आप बताइएगा, क्योंकि जब एक कलमकार कलम उठाता है ये बहुत एक जिम्मेदारी का काम होता है। जिस तरह से आप अभी जिक्र कर रहे थे कि आपने अच्छाई भी इसमें लिखी है, बुराई भी लिखी है कि क्या कुछ हुआ है, तो एक नज़रिया होता है लिखते हुए। तो आपने एक तजुर्बाकार की हैसियत से लिखा कि आप अपना तजुर्बा या आपने जो चीज़ें देखी है वो आप इसमें कलमबंद कर रहे हैं, या फिर आपके जहन में ये भी था कि आपके इस लिखने से समाज में कुछ तब्दीली आ सकती है? और ये जो बैलेंस है, क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है अपनी जगह के लिए, अपने इलाके या मुल्क के लिए जो भी है, पत सु बैलेंस करित अक एतदाल ईमानदारी सान सोरे की लेखन यूजन हिस्ट्री मज कित कन आव इंसाफ करने अत पे वन तो थोड़ा वजाहत करता। दरअसल मैं मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि यम ति हिस्ट्री अस वुछान यम मे पारि यम मे पे आन मुल्क इंसान, मसलन दरबार अकबरी चूँकि हिंदुस्तान से रिलेट ये कर आव मुगल, इसमें मैंने वो पीरियड दिए हैं, 5 पीरियड हैं, इसमें मुगल पीरियड भी है, अफगान पीरियड भी है, सिख पीरियड भी है, डोगरा पीरियड और हमारा पीरियड जो इस वक्त चल रहा है, 5 पीरियड्स हैं इसमें पूरे मुकम्मल। और सबसे नाजुक मरहला जो मेरे लिए था वो था मिलिटेंसी का, क्योंकि आप खुद हालात का तजिया कर सकती हैं, आप खुद समझती हैं, आप खुद
पहरे हैं बहरहाल, लेकिन मैं कोई दरबारी मौलिक नहीं, मैंने मुख्तलिफ जो पढ़ा, जितनी भी इस वक्त हमारे यहाँ तारीखें हैं, मसलन देदमरी की हो, राज तरंगनी हो, ये खोयाहानी की हो, साहिल की हो, जो जितना भी इन्होंने लिखा है इन सबको मैंने पढ़ा है। एक पीरियड को पढ़ते हुए मुझे, देखते हुए, समझते हुए मुझे कई कई दिन लगा करते थे, क्योंकि मैं ये देखने की कोशिश करता था कि इसके बारे में खुयामी ने क्या लिखा है, इसके बारे में फिर देदमरी ने क्या लिखा है, अलग अलग डायमेंशंस तलाश करने अलग की अलग, कोशिश और आपकी फिर रहती इन थी। सारे डायमेंशंस को इकट्ठे करके मैं सोचा करता था कि क्या होना चाहिए था, कहाँ गलती हुई है। जैसे छोटी सी मिसाल ये कि बादशाह का ज़माना 50 बरस रहा, बड़ा सुनहरी और गोल्डन पीरियड, कोई मुकाबला नहीं, लेकिन उसके जो बच्चे थे नहीं चल पाए, ख़त्म की उन्होंने ये सारी सल्तनत ही 2-4 बरस में। क्यों? अब इसका जो नतीजा मैंने निकाला है वो मैंने किताब में देखा। अच्छा, बहुत खूब, यानी बहुत अच्छा। सोचने की अब इसी तरह हर पीरियड, जैसे मिल्टन सी का ये सारा दौर, कब क्या हुआ, कैसे हुआ। रशीद साहब, आप एक कलमकार हैं माशाल्लाह से, आप माशी ज़िंदगी की अगर बात करें, आप एक मुदर्रिस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को पढ़ाना, वो तो खैर वो काम आपने बखूबी निभाया होगा, लेकिन क्या आपकी वजह से कोई बच्चा मुतासिर होकर या आमादा हुआ, लिखने की तरफ रागिब हुआ? बिल्कुल। अच्छा। ये कई बच्चे इस वक्त है जिन्होंने डॉक्टरेट की है, जिन्होंने खुद भी बड़ी अच्छी तसानीफ की है, बड़ी अच्छी तसानीफ की, जो मेरी तसानीफ से भी इस वक्त जानी मानी जाती है। और उस्ताद के लिए वो सबसे बड़ा फख्र होता है कि उसका शागिर्द उससे आगे चले अगर किसी मामले में। तो ये ऐसा हुआ, और बहुत सारे शोबाजात में और भी गए। अच्छा, उन्होंने बहुत सारे मराहल किए, क्योंकि उस वक्त मैं कहूँगा मैं ही नहीं, सारे टीचर्स बड़े डेडिकेटेड हुआ करते थे, और कोई काम होता नहीं था, बस कंसंट्रेट हुआ। आप आज भी मुताला करते हैं किताबों का? बिल्कुल मुताला करते हैं, मुताला के बगैर कोई काम ही नहीं है। पढ़ते हैं, एक ही काम है, पढ़ते हैं और लिखते हैं, दो ही काम है। तब जाके इंसान की लिखाई में वो चीज़ आ सकती है। अब ये जो इस किताब के बारे में फिर मैं आपको याद दिलाऊं कि तारीख कश्मीर तेरी मेरी कहानी, ये जो आपने जो टाइटल पेज देखा, ये इसका दूसरा एडिशन है। अच्छा, ओके। पहली एडिशन में इसका टाइटल कवर कुछ और था, जी। दूसरे एडिशन में ये चेंज हुआ है, लेकिन आइडिया ये बहरहाल मैं वहाँ बैठा खुद पब्लिशिंग हाउस पर, तो मैंने जो उनका ये था बनाने वाला, उनको बता दिया कि मैं क्या चाहता हूँ, तो उसने उसी के हिसाब से। रशीद साहब, आपके जो बड़े भाई हैं कश्मीरी में लिखते थे, मशहूर मारूफ सूफी शायर थे, कश्मीरी जुबान के मशहूर मारूफ। आपने शुरुआत कश्मीरी से ही की थी, लेकिन होते होते फिर आप उर्दू के अदीब हो गए, कलमकार हो गए। कश्मीरी में लिखने का आज भी अगर चाहेंगे तो लिख पाएंगे? शौक है या कुछ इरादा है ऐसा? 3 ड्रामे मैंने कश्मीरी में लिखे थे, 3 ड्रामा। अच्छा। हम 3 स्टेज गए। अच्छा। अमारत मज़ार, सख्त सुदुर, अच्छा, ओके, और तीसरा भी कोई, ये सब बहुत सारी जगहों पर हो गए हैं। ठीक। बड़ी पजीराई मिली थी उनको। ठीक। कशरस मज, मगर हक छी कि म्यून कशर उस थोड़ा आसान मुख्तलिफ तक ज्यादा उर्दू तो हिंदी अल्फाज। अब जो मैं इसमें लिखता हूँ, मेरी ये आमेजिश है, मतलब म्यून लिखन अत मज हिंदी अल्फाज से अत उर्दूस मज उर्दू लिखते, फारसी लिखते, तो एक इम्तिजाज, खूबसूरत इम्तिजाज। यही सवाल को कंटिन्यू हम करेंगे, इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपने वजह फरमाया कि कश्मीरी में आप शायद इंसाफ नहीं कर पाए अपनी लिखाई के साथ, लेकिन युस मदर टंग का जो इन्फ्लुएंस ये वारिया आसान, बिलखसूस अगर वनकन जनरेशन हज कत करो, खिड़की छोड़ो, या नव पुज बिचार फसेम ना तगान ना उर्दू तगान, उर्दू बोलान सह उर्दू सह पम आसान, सह पान तक समझ के वनान क्या। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सह कशुर पूरा आसान। वन युस उर्दू तुहुंद युस तुम लेखान अत पत येतिच एक्सेप्टेंस, यत पत नेबरम एक्सेप्टेंस, क्या कि तुम कॉलम्स वगैरह ते लेखान, ये मदर टंग इन्फ्लुएंस कित कन द्राव अम मज, कशर जबान कित कन कड़ो तो अम उर्दू मज? बहुत दपान नाज़िमा जी, बहरहाल सन जबान कशर,
अस पज़ फ़ख्र आसन बिल्कुल और हमें लिखना भी चाहिए, कश्मीरी में पढ़ना भी चाहिए, मगर सु वत बो क्या लोग न अथ कहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है जो मैं समझता हूँ कि उर्दू अवल पे दुम जमस त्रीम जमस पे टेक्स्टस मज कहीं। ये जबान टेक्स्ट मज रावान रावान सही कहा। और दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त कश्मीर के बड़े शोरा है, बड़े अदीब है, अवार्ड याफ्ता है, मैंने उनके घरों में देखा उनके बच्चे कश्मीरी नहीं कर पाते, उनकी ज़बान कश्मीरी नहीं। हमें खुद अपने आप का एहतसाब करना चाहिए, हमें खुद अपने अमल को देखना चाहिए। जब तक हम खुद नहीं बदलते, शुरुआत में अपने आप कैसे बदल सकते हैं। और तारीख भी हमें यही सिखाती है। जो सबसे बड़ा अहम पैगाम जो तारीख का है, मेरी जो दिलचस्पी है, मैं ये कहना चाहूँगा, जब तक हमारी नई नस्ल हिस्ट्री के साथ नहीं जुड़ेगी, तारीख के साथ नहीं जुड़ेगी। तारीख तो एक आईना है, माजी है ना, माजी हमारा एक आईना, हाल एक आईना है जिसमें हम अपना माजी देखते हैं कि हमारी कहाँ गलतियां हुई है, हम कहाँ सही थे, कहाँ गलत थे। जब तक आपको ये पता नहीं चलता, आप कहाँ ट्रैक ठीक करोगे, सीधा करोगे, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। मुस्तकबिल के जो प्लान होंगे वो कैसे दुरुस्त साबित होंगे। या सबसे बड़ी पहचान कि मैं हूँ कौन, आया कहाँ से हूँ, मैं बिल्कुल किस गर्दों का हूँ, टूटा हुआ तारा, इकबाल का है ये पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा, ये इस वक्त दुनिया की सिर्फ एक कौम को पता है और वो कौम हम पर गालिब है, वो आप समझ ही सकते हैं। उस कौम का बच्चा, 5 साल का बच्चा भी ये 2000 बरस की कहानी जुबानी सुनाता है। सही बात जी। हमारे बच्चे को मालूम ही नहीं है कि अपना कस्बा क्या है, कश्मीर क्या बिल्कुल है। रशीद साहब, ये तो हकीकी मानू में आप सही वजह फरमा रहे हैं, सही कह रहे हैं कि ये बेहद बदकिस्मती की बात है कि हमें पूरी दुनिया की खबर है लेकिन खुद की खबर है ही नहीं कि हम हैं कौन, हमारे असलाफ कौन थे, और कश्मीर की तहजीब, तमद्दुन, सकाफत के तामीरकार कौन थे। और हम बड़े दावे करते हैं लेकिन बदकिस्मती है कि हमें अपनी खबर नहीं है, और अपनी खबर रखना बेहद ज़रूरी है। जब हमें खुद की खबर होगी, उसके बाद अगर हम पूरी दुनिया की खबर रखेंगे तो सो सजे, मगर पन पथे आसिन पूरी दुनिया पता आसिन, मे बासान यह सही कह। तो अत मुतल्लिक यम जन सन तिम बुजुर्ग कलमकार अदीब काम करान, कशीर हंस जम्मू कश्मीर तारीख यमो लिखित थमच, सह तिहंदन राचन हुंद तिहंदन दोहन हुंद सह मेहनत मशक्कत। अगर ये पारो तो ये पत याद थावो, पन्न नयन पुयन तमत वातनो, यह सठी बोड़ कंट्रीब्यूशन। तो अस पज अम हवार पहल करें। यम सन नई कलमकार यमो वन हुत कलम तुलन, शौक चुक लेखनुक, तिहंद बापत कह रुत मशवर? उनके लिए मशवरा यही है कि मुताला वसी होना चाहिए। ये मुताला सिर्फ किसी एक फैक्टर, एक सेक्शन में नहीं, बल्कि साइंस से लेकर, और साइंस का ज़्यादा मुताला होना चाहिए इस बार। युतम साइंसी तौर मुताला वह कलमकार है सही लिखित कहीं और नतज अखज करित की। और दूसरी अहम बात उसके लिए भी यस सब्जेक्ट है कहीं, हिस्ट्री से लामहला उसको अपना ताल्लुक बनाना है। वह हिस्ट्री वराय कहीं चीज़ लिखित अफसाने हम लिख सकते हैं, फिक्र पन कहानी बनवा वगैरह वगैरह, लेकिन आप इसको माजी के उस पस मंजर में नहीं ला सकते जब तक आपको अपनी तारीख मालूम बहुत खूब तारीख मालूम होनी चाहिए। आप मसलन लल इस लल सानी अमिस पे अफसान या बनावन लेखन। जब आप लल के बारे में जानते ही नहीं होंगे इसका माजी कहाँ पॉसिबल है कि या शेख नूरुद्दीन नूरानी या हजरत यम आय सादा 7 साल यमोई मन असल इंसान नेरान, जहन सजी गई से। और ये जो कालम निगार होता है, तो करो सवाल कि कालम निगार क्या करान या लेखन वोल क्या करान, यह कौमुक जहन बनावान, यकीनन कौमुक दिमाग करान, ये कौम की राह मुतय्यन करता है। और इसको अपना नजरिया बिल्कुल वाजिया, बिल्कुल साफ और बिल्कुल अया होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप तशरीफ फरमा रहे, अपनी ज़िंदगी के हवाले से अपनी ज़िंदगी के नशीब व फराज हमारे साथ साझा किए। और
اپنی کتابوں کے حوالے سے بھی کئی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے شمارے میں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں. آپ سے وعدہ رہا کل 8 بجے آپ ٹی وی آن کریں گے تو اور ایک شمارہ دیکھ پائیں گے, ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام دیو. میں ناظمہ سے اجازت بھی ہو تو خدا اس حوالہ.